नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित इस ऑडियो वीडियो क्लास में बीकॉम इकोनॉमिक्स एवं बीकॉम ऑनर्स प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का आज दिनांक 11/5/2020 को समष्टि अर्थशास्त्र की कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम जिन मूलभूत बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे है नगद मजदूरी एवं असल मजदूरी अर्थात नॉर्मल वेजेस एंड रियल वेजेस, और दूसरा है वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करने वाले तत्व। तो सबसे पहले हम आज नगद मजदूरी एवं असल मजदूरी को समझने का प्रयास करते हैं। नगद मजदूरी, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर उसके विषय में अपन डिस्कशन करेंगे। नगद मजदूरी वह होती है जिसे श्रमिक को एक निश्चित समय अवधि के लिए मुद्रा में चुकाया जाता है। वह समय अवधि घंटा, दिन, सप्ताह, मास आदि कुछ भी हो सकती है। नगद मजदूरी की वह मात्रा है जो एक श्रमिक को समय के हिसाब से दी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी भी श्रमिक को आप 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी प्रदान करते हैं। अर्थात नगद मजदूरी एक ऐसी मजदूरी है जिसके अंतर्गत किसी भी श्रमिक को, यदि हमारे और उसके बीच में कोई समझौता हुआ है, हमारे और उसके से आशय है कि यदि कार्य देने वाले और कार्य करने वाले के बीच में कोई समझौता हुआ है, उसमें मुद्रा का उल्लेख होता है कि आप हमारे लिए इतना काम करेंगे, इन शर्तों पर कार्य करेंगे और बदले में प्रतिदिन के हिसाब से हम आपको इतनी मजदूरी देंगे। तो यह नगद मजदूरी कहलाती है। इसके अलावा इसमें और कोई भी सुविधाएं या विश्राम करने की स्थिति आदि विषय पे प्रकाश नहीं डाला जाता है। केवल जो मालिक तय करता है कि आपको यह कार्य करना है और बदले में यह रकम आपको मिलेगी, केवल उतनी ही आपसी शर्तें होती हैं और समझौता होता है नगद मजदूरी के अंतर्गत। अब दूसरी बात आती है वास्तविक मजदूरी अथवा असल मजदूरी क्या है। तो किसी श्रमिक की वास्तविक मजदूरी में वे सभी लाभ एवं सुविधाएं शामिल होती हैं जो उसे नगद मजदूरी के अलावा प्राप्त होते हैं, जैसे सस्ता मकान, निःशुल्क चिकित्सा, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, मनोरंजन, सड़कें एवं गैस की सब्सिडी या गैस की प्रदाता बिजली की सहूलियत आदि सब वास्तविक मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। प्राय संगठित क्षेत्रों में यह देखा गया है कि आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति आपके कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं या कार्य का विवरण होता है, जिसके अंतर्गत आप वास्तविक मजदूरी के अंतर्गत कार्य करते हैं। इन जॉब डिस्क्रिप्शंस के अलावा एक मजदूर को मिलने वाली लाभ या सुविधाएं वास्तविक मजदूरी के अंतर्गत आती हैं। अर्थात एक व्यक्ति के रूप में जब कोई मजदूर कार्य करता है तो उस कार्य में जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वह वास्तविक मजदूरी के लिए है। जैसे कार्य के बीच में कार्य अंतराल, कितने समय का विश्राम होना चाहिए, कितने कार्य अंतराल के बाद कार्य के लिए जो आवश्यक यूनिफॉर्म है, उपकरण हैं, वो मिलने चाहिए। कार्य के दौरान दुर्घटना से बचने के लिए जो टूल्स हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। कार्य के दौरान यदि दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए जीवन बीमा का प्रावधान होना चाहिए। कार्य के दौरान यदि दुर्घटनाग्रस्त आदमी हो जाता है तो उसके लिए निःशुल्क चिकित्सा की आवश्यकता होनी चाहिए। अर्थात कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एक मजदूर को कार्य करने के लिए लाभ के रूप में प्रदान की जाती हैं। एक श्रमिक जब कार्य करने के लिए किसी संगठित क्षेत्र में बाहर आता है तो उसके पीछे उसके परिवार की सुरक्षा और देखभाल करने का भी दायित्व उसी संस्था का होता है जिस संस्था के अंतर्गत वह कार्य कर रहा होता है। अर्थात उनके बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, अर्थात उनके परिवार में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, इन सारी चीज़ों की चिंता जो है वह कंपनी की होती है और कंपनी इस कार्य को करते हैं। तो ये वास्तविक मजदूरी हो गई। अब
हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन सी कारण है जो वास्तविक मजदूरी का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बात कही गई है कि मुद्रा की क्रय शक्ति, किसी भी वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करने के लिए दो बातें होनी चाहिए। वह है मुद्रा की क्रय शक्ति के अंतर्गत एक सामान्य कीमत होनी चाहिए, कीमतों में बेतहाशा वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज मुद्रा की अपनी एक खरीदने की क्षमता होती है, परचेजिंग पावर होती है, वह स्थिर रहनी चाहिए। यदि ये दोनों चीजें स्थिर हैं तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति की वास्तविक मजदूरी उसके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करती है। दूसरी बात है अतिरिक्त आय। किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें अतिरिक्त आय की संभावनाएं भी होती हैं। यह वास्तविक मजदूरी के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे एक क्लर्क बैंक में काम करने वाले व्यक्ति के प्रति अगर देखा जाए तो उसके पास मात्र कार्य करने का जो क्षेत्र है और उसके वजह में मिलने वाला भुगतान केवल वह राशि होती है जो सैलरी कहलाती है। लेकिन एक शिक्षक की अगर बात की जाए तो शिक्षक की वास्तविक मजदूरी प्राप्त होने के और कई सारे कारण होते हैं उसके अतिरिक्त आय के लिए। मान लीजिए वह सैलरी के अतिरिक्त वाइवा लेने कहीं जा रहा है, प्रैक्टिकल लेने कहीं जा रहा है, तो वह आय का एक स्रोत बनता है। वह कॉपी जांचता है तो वह आय का एक स्रोत है। वह ट्यूशन पढ़ाता है तो वह आय का एक स्रोत है। अर्थात वास्तविक मजदूरी में अतिरिक्त आय के संसाधन जुड़े होते हैं। तीसरा है मजदूरी के अलावा अन्य सुविधाएं। एक श्रमिक को वास्तविक आय के अंतर्गत मजदूरी के अलावा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे पूर्व में बताया जा चुका है, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, फ्री मनोरंजन आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। चौथी बात है काम करने के घंटे। एक वास्तविक मजदूरी के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में प्रत्येक वर्कर का कार्य करने का समय निर्धारित होता है। वह कितने समय तक कार्य करेगा और इस संपूर्ण कार्यकाल के दौरान उसे कितने समय का अंतराल मिलेगा, इसका भी निर्धारण होता है। फिर है कार्य की दशाएं। कार्य करने की एक सामान्य स्थिति होती है और उस स्थिति की सामान्यता के आधार पर ही वास्तविक मजदूरी की जाती है। अर्थात श्रमिक को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो उस कार्य के लिए आवश्यक होती हैं। फिर है रोजगार की प्रकृति। रोजगार की प्रकृति निर्धारित होनी चाहिए। उसे कार्य करते वक्त उसके समय का निर्धारण होता है कि वह अपने इस कार्य से कब कार्य मुक्त होगा, है ना। तो एक निश्चित कंटिन्यूटी होने की आवश्यकता है। फिर है भविष्य में उन्नति की आशा। वास्तविक मजदूरी के अंतर्गत श्रमिक धीरे धीरे अपने कार्य में आगे तरक्की करता है और उस तरक्की के लिए उसे अलग अलग पोस्ट दी जाती हैं। इसे भविष्य में उन्नति की आशा कहते हैं। इसके आधार पर भी वह कार्य करता है। जैसे सामान्यतः शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से नियुक्त हुआ व्यक्ति अपने कार्य और परफॉर्मेंस में तरक्की करते करते कुलपति तक, वाइस चांसलर की स्थिति तक जा सकता है। फिर इसके बाद है पुरस्कार के बिना अतिरिक्त कार्य। वास्तविक मजदूरी में अतिरिक्त कार्य करने के लिए या एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के लिए पुरस्कार का भी प्रावधान होता है कि आप कोई भी अतिरिक्त कार्य करते हो तो उसके लिए आपको पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। फिर काम की प्रियता। काम की प्रियता का आशय यहाँ पर यह है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति यदि आपका लगाव है तो उस कार्य में आपको आगे बढ़ने के लिए एक स्पेस दिया जाता है। जैसे यदि आप कार्य करने के दौरान स्टडी लीव चाहते हैं तो स्टडी के लिए आपको अतिरिक्त समय मिलता है। फिर प्रशिक्षण या समय व लागत। कार्य आपका अच्छा हो, आपका कार्य आधुनिक हो, अपडेटेड हो, इसके लिए आपको प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं दी जाती हैं। फिर व्यवसाय संबंधी व्यय। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें यदि कोई व्यय होता है तो वह व्यय भी संस्था उठाती है। इस तरह से एडम स्मिथ की अपनी जो परिभाषा है कि श्रमिक की वास्तविक मजदूरी का अर्थ जीवन की अनिवार्यताओं की वह मात्रा है जो उसे उसके श्रम के बदले प्रदान की जाती है, जबकि नगद मजदूरी मुद्रा की मात्रा के रूप में दी जाती है। एक श्रमिक को पारिश्रमिक उचित मिल रहा है अथवा अनुचित मिल रहा है, या श्रमिक धनी है अथवा निर्धन है, यह तथ्य श्रमिक की वास्तविक मजदूरी से पता चल लगता है।
उसकी नगद मजदूरी से पता नहीं चलता है। वास्तव में श्रमिक के जीवन स्तर का पता उसकी वास्तविक मजदूरी द्वारा लगाया जाता है। अर्थात किसी भी श्रमिक के जीवन स्तर में उन्नति हो रही है, यह उसके वास्तविक मजदूरी के द्वारा ही पता लगाया जाता है। आप सभी लोगों ने इस क्लास को ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही संस्था के संचालक श्री बी.एन. त्रिपाठी जी, श्री एस.के. त्रिपाठी जी और डॉक्टर सीमा शुक्ला जी का भी धन्यवाद। कल से बेहतर आज का दिन आपका हो, इस उम्मीद के साथ कि एक कल नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।